माँ, पिताजी की डायरी कहाँ गई? मुझे कुछ देखना है। उनकी अलमारी में रखी होगी, देख ले। आभा भी अच्छी तरह याद थी कि पिताजी के सामान के साथ ही उनकी डायरी रखी थी। उसमें तो उन्होंने अपने दिनों के सारे मसले लिखे थे और अपनी वसीयत संबंधी जानकारी भी लिखी थी। पर न जाने क्यों वह उनकी अलमारी से गायब थी। माँ से पूछने पर उन्होंने साफ इनकार कर दिया, मुझे क्या पता, मैंने तुम्हारे पिताजी से कभी किसी बात की कोई खबर ही नहीं ली। मुझे कहाँ पता है उन्होंने कहाँ क्या लिखा है, कहकर वो अपने कामों में मशगूल हो गई। किताबों के बीच आभा को वह डायरी छिपी हुई मिली, मगर यह क्या, उसका वह पन्ना ही गायब था जो उसके लिए एक आधार बनता। दरअसल यह सारा मसला इसलिए उलझा था कि पिताजी ने रिटायरमेंट के पैसों में बड़ा फ्लैट लिया, जिसे अपने रहने के लिए मकान बनाया और अपने फ्लैट के बगल का प्लॉट बेटी के नाम और आखिरी प्लॉट बेटे के नाम कर दिया। उसके नाम की जमीन पर छोटे भाई का मकान बन गया और उसमें भाई सब परिवार रहने लगा। तब तक पिताजी जीवित रहे, किसी ने उससे कुछ न कहा। खून से इतर के रिश्ते शांति से कहाँ बैठते हैं। जब तब यह विषय उठता कि बड़ी दीदी के नाम की जमीन छोटे भाई के नाम पर हो जानी चाहिए। पिता की मृत्यु के बाद माँ आसानी से कह देती, आभा को किस बात की कमी है जो मायके में आकर बसेगी। मैं कह दूंगी तो वह जमीन छोटे के नाम कर देगी। बातचीत होते होते यह मामला संगीन होता गया, तो भाइयों ने आपस में विचार विमर्श किया और माँ को जमीन के निपटारे के लिए आगे कर दिया। माँ तो माँ होती है, बेटे की भी और बेटी की भी। अपने बुढ़ापे की चिंता करती हुई घुमा फिराकर आभा पर दबाव बनाती ताकि वो अपनी जमीन भाई के नाम कर दे। मगर अब आभा पहले की तरह मासूम न रह गई थी। कोरोना महामारी में पति को खोते ही जैसे अपने बेगाने सब पहचान में आ गए। सालों बाद जब मायके आई तो पिता की कही बातें याद आ गई। जब कभी किसी विषय में उलझो तो इस डायरी के पन्ने को पलटना शायद तुम्हारे काम आ जाए। यही सोचकर डायरी ढूंढ रही थी, पर उसके कुछ पन्ने फाड़े गए थे, जिसके पीछे छोटे भाई की मंशा समझते उसे देर न लगी। उसे बीते हुए एक एक पल याद आने लगे। कोरोना महामारी के समय को सच तो कुछ अफवाह कैसे उसके पति के मन पर कुप्रभाव डाला था। शिवेंद्र पहले ही कुछ बीमार थे और कोरोना के माहौल में और भी बीमार होते चले गए। एक किस्म की घबराहट उनके मन में गहरे समा गई, मानो यह संपूर्ण संस्था नष्ट हो गया। जबकि अब आशान्वित रहती सब ठीक हो जाएगा, मगर कहते न जन्म और मृत्यु तो पूर्व निर्धारित है, उनकी तिथि टल नहीं सकती। कोरोना का डेल्टा वेरिएंट, जिसे मार्च अप्रैल 2021 में पूरी दुनिया में तबाही मचाई थी, उसने शिवेंद्र को भी अपनी चपेट में ले लिया। आभा को ऐसा लगा कि जैसे उसकी दुनिया तबाह हो गई है। पिता को खोकर वह जीवन साथी की भी हिम्मत पर संभल सकती थी, मगर अब उसका वह संभल भी टूट चुका था। कहते हैं जब स्त्री सबसे कमजोर होती है तो उसे जननी याद आती है। उस वक्त जब सामने पति का शरीर पड़ा था, वह रोती बिलखती माँ को फोन कर रही थी, मगर उस वक्त उसके आंसू पोंछने कोई नहीं आया। जिन भाइयों पर उसे हद से ज्यादा भरोसा था, वे भी अपने घरों में दुबके थे। क्या मौत का डर ऐसा होता है? लोग इतने स्वार्थी हो जाते हैं। पति के मुख को निहारती वह सोचती रही कि कैसे उसने अपने परिवार के हित में अपने पति को लगाए रखा, और उस पर विपदा पड़ी तो किसी का कोई पता न था। उसके साथ सिर्फ वही लोग खड़े थे जो एक दूसरे के लिए मर मिटने को तैयार थे। वक्त चाहे कितना भी बुरा क्यों न हो, मन मजबूत हो ही जाता है। आभा ने भी दिल पर पत्थर रख लिया और चुपचाप अपने बच्चों के साथ मिलकर अपने पति का आखिरी क्रियाक्रम किया। उस रोज पति के साथ साथ मायकों को भी तिलांजलि दे दी थी। आभा के पास उसके साथ कोई था तो उसके अपने बच्चे थे, मगर शिवेंद्र जी के साथ मिलकर जिनके लिए तमाम फर्ज निभाए थे, वे सबको सब भुला दिए गए थे। दिल टूटा, मन रोया, मगर फिर पिता की सिखाई बातों ने हौसला दिखाया। वह धीरे धीरे संभलने लगी। ऐसे में जब फिर से माँ ने जमीन का मामला उठाया तो इस बार उसकी दृढ़ता अलग थी। तुम अपने हिस्से की जमीन भाई के नाम कर दो। माँ ने जब यह कहा तो उसने न रहा गया, बोली, मेरे पिता की निशानी है, उन्होंने मेरे लिए खरीदी थी, मैं उसे अपना नाम नहीं हटा सकती। इससे तुम्हें क्या हासिल होगा? संतुष्टि मिलेगी? आपने जब जो कहा मैंने किया, भाई बहन के काम आई, वे भी तुम्हारे लिए एक पैर पर खड़े रहे, जब तक बाबूजी थे तभी तक। अब तो मुझसे कोई सीधे मुंह बात तक नहीं करता। जितना किया वह कम नहीं है। समय समय पर तुम्हें आर्थिक मदद भी दी गई, जिस
के बदले में यह जमीन तुम्हें वापस लौटानी होगी। माँ ने आदेशात्मक रवैया अपनाते हुए ओजपूर्ण आवाज में कहा, तो आभा ने विरोध जताया। माना आपने मेरी मदद की है, पर यह भी देखिए कि जो कुछ मैंने किया है वह कोई जमीन नहीं कर सकती। बैंक में पड़े पैसे भी पूरी जिंदगी नहीं चलते। आज भाई जिस नौकरी की पेंशन उठा रहे हैं वह मेरे पति ने ही लगवाई थी। आखिरकार जब आभा से रह न गया तो सब कुछ कह डाला। हाँ, मानती हूँ कि तुमने हमेशा संभाला है। बड़ी हो, बड़प्पन दिखाओ। बच्चे कुपात्र हों तो भी माता कुमाता नहीं होती। मुझे मेरा हिस्सा दे दो, मगर तुम घर का क्या करोगी? अब दामाद जी हैं नहीं, अकेली जान कितना संभालोगी? तुम अपने बच्चों के साथ रह लो और यह घर भाई के नाम कर बड़ी बहन का फर्ज निभाओ। माँ ने ट्रम्प कार्ड खेल दिया। जानती थी कि कुछ भी हो जाए बिटिया पिता के आदर्शों को अनदेखी न कर पाएगी। पिता ने बचपन से यही तो किया था, जीते जी सारे आदर्श उसमें भर दिए थे। महापुरुषों की इतनी आत्मकथाएं और बंगाली उपन्यास पढ़ने के लिए जिनमें बड़ी बहनें त्याग के लिए ही बनी थी। इन ब्राह्मणवादी लेखकों ने औरतों की दयनीय दशा तो दिखाई थी, पर उन्हें हक दिलवाने की कोई पहल नहीं की थी। इन उपन्यास के जरिए उन्होंने औरतों को सिखाया था कि त्याग ही बड़ी चीज है और पति व पिता भाई और औरत के मालिक हैं। आभा जानती थी कि आजादी के बाद के कानूनों ने औरतों को बराबर के हक दिए हैं। वह अब अपने लिए कुछ करना चाहती थी। जीवन काल में उसने परिवार से दूर न होने दिया था, बल्कि नौकरी से सेवानिवृत्त होने पर लड़कों के बीच ही बेटी के लिए भी जमीन खरीद ली थी। चाहते तो उसी के लिए जमीन कहीं दूर भी खरीद सकते थे, मगर उनकी बड़ी बेटी उनकी नज़र में उनके बेटों की अभिभावक थी, जो उनके बाद भी परिवार का ध्यान रखती। जमीन बीचों बीच बिटिया के नाम की जमीन थी। मैंने पहले कभी नहीं कहा मुझे मेरी जमीन वापस दो। मैंने हमेशा सबका भला चाहा है, मगर जिस तरह काम निकालने के बाद तुम लोगों ने मुझे दूध से मक्खी सा निकाल फेंका है, मेरे साथ न्याय नहीं हुआ है। पता नहीं क्या बोल रही हो? क्या तुम्हें यही शिक्षा दी गई है? त्याग में ही बड़ी बहन बनाया था, मगर क्यों माँ? क्या मुझे जन्ने में दर्द न हुआ था? क्या मैं अपनी किसी फर्ज में चूकी हुई हूँ? मुझे और तुम्हारे पुत्रों में ऐसा कौन सा फर्क है जो उनका हक मुझसे ज्यादा है? बोलते बोलते आभा की सांस फूलने लगी तो स्वर भी विराम देते हुए कहा, आज अगर मैंने अपने अधिकार का त्याग किया तो कल को मेरी बेटी भी त्याग की मूर्ति बनेगी, जो मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। इतना कहकर वह अपने घर चली आई। पूरी उम्र स्वाभिमान के साथ जीने वाली आभा को जमीन जगह या मकान का कोई मोह न था, बल्कि वह तो उस मिठास की दीवानी थी जो उसके अबोध भोले भाले भाई की तोतली बोली में था, जिसे याद कर अब भी उसका कलेजा फटता था। मगर भाई आगे बढ़ने की होड़ में अपनी स्नेही बहन को भूल चुके थे कि जिस बहन ने गाये बगाए आशीर्वाद के साथ न केवल अनगिनत रुपए थमाए थे, बल्कि अपना अगाध स्नेह लुटाए था, जो उस जमीन से कई ज्यादा कीमती था। आज उसके एवज में उसे स्नेह व सम्मान की ही तो भूख थी। उसने कुछ ज्यादा तो नहीं मांग लिया था। हालांकि वह जानती थी कि एक नोटिस से, बस एक ही नोटिस में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और आखिरकार वही हुआ। जब वकील से सलाह लेकर नोटिस भेजा तो एक ही झटके में ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया था। जमीन के बदले जमीन की बात पर अदालत के बाहर ही पूरा मामला सुलझ गया। माँ ने बराबर माप की एक जमीन उसे बतौर तोहफा दी और उसने भी हस्ताक्षर कर अपनी जमीन का हस्तांतरण भाई के नाम कर दिया। आभा ने माँ से मिली जमीन पर एक 4 मंजिलों का मकान का निर्माण कराया, जिसकी पहली मंजिल पर लाइब्रेरी में वे समस्त उपन्यास सहेजे गए जो पिता ने किशोरी पुत्री को भेंट किए थे। माँ के पिता ने अपने युग के अनुसार अपनी पुत्री का लालन पालन किया था, मगर पुत्री आज के युग के अनुसार चलने वाली शिक्षित महिला थी। उसने सारे कानून की किताबों को भी जमा करके रखवाया। पुस्तकालय खोलकर उसने सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी निभाते हुए अपनी माताजी समेत वहीं ऊपरी मंजिल पर रहने लगी। जैसे उम्मीद थी बगल में रहते भाई भूलकर उसी के घर में झांकते नहीं थे। आभा के दिल में टीस तो उठती थी।